नमस्कार साथियों। आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं हम एक कहानी से। ये कहानी है एक आदिवासी ग्रामीण महिला की, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में एक दूर दराज के गांव में रहती है। ये महिला मजदूरी का काम करती है और 1 साल पहले इसने एक सरकारी योजना में मजदूरी का काम किया। 3 महीने लगातार मजदूरी करी की इस आस में मजदूरी की कि मुझे ये मजदूरी का पैसा मिलेगा और मैं अपना परिवार चलाऊंगी। 3 महीने खत्म हुए, महिला का इंतजार बढ़ता गया और वो बार बार बैंक और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के पास गई कि मेरा मजदूरी का पैसा आया कि नहीं आया। हर बार उसको एक ही जवाब मिलता रहा कि पैसे तो अभी तक आपके नहीं आए। थक हार के वो एक दिन हमारे ऑफिस आई और हमारे टीम के सदस्य से मिली और उसने बताया कि मुझे मजदूरी किए हुए 3 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरा पैसा नहीं आया है, आप मेरे खाते की जांच करो। तो जब हमने उसके खाते की जांच पड़ताल की तो पता चला कि पैसे तो 2 महीने पहले ही आ चुके हैं, लेकिन जिस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के पास वो पैसा निकालने गई उस समय उसने अंगूठा लगवाया और पैसा निकाल लिया। और उसने नहीं बताया कि जब उसको पूछा गया कि खाते में पैसा है कि नहीं, उसने कहा कि अभी तक आपका पैसा आगे से नहीं आया। ये पूरी बातचीत जानने के बाद में हमारे टीम के सदस्य उस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के पास गए और उसको पूरी बात बताई, लेकिन उसने ना नुकुर करी कि मैंने तो पैसा नहीं निकाला। हमने कहा कि नहीं, अब हम इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस मामले को पुलिस तक ले जाएंगे। जब बात पुलिस की आई तो पुलिस के सामने जाके फिर उसने कहा कि हाँ, मैंने इसकी मजदूरी का पैसा निकाला है, ये लो भुगतान आप ले लो। तो तब जाकर उसने उसको उसकी मजदूरी लौटाई। तो इस तरह से कहानी में हम देखें तो महिला को कभी भी ये अंदेशा नहीं हुआ कि उसका पैसा जो है वो सिस्टम का व्यक्ति ही, जो निकालने वाला व्यक्ति है, जो एक्चुअल में उसकी मदद के लिए बैठा है, वही व्यक्ति उसका पैसा निकाल लेगा और महिला को पता नहीं चलेगा। धन्यवाद राजमल, ये कहानी शेयर करने के लिए। ऐसी कहानियां अनगिनत हैं जो हम इस तरह के समुदाय और वल्नरेबल सेगमेंट के साथ देखते हैं। ये केवल एक उदाहरण मात्र है, बट फाइनेंशियल फ्रॉड्स का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। और इसमें केवल मुद्दा ये नहीं है कि किसी एक के साथ फ्रॉड हुआ और उसमें हमने किसी मदद के द्वारा उसको वापस पैसे दिलाए, बट इसमें एक बड़ा सवाल है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो हम इमेजिन करते हैं, क्या वो इन समुदाय जो वल्नरेबल हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो दूर दराज एरियाज में रहते हैं, क्या उनके लिए एक सीढ़ी बने आगे बढ़ने की, या फिर वो इस तंत्र को इतना जटिल पाए कि वो इसी में उलझ के रह जाए। सिस्टम पे विश्वास और उसको यूज करने की जो इच्छा या विलिंगनेस है वो उस सिस्टम पे डिपेंड करती है, और ये विश्वास इस तरह की घटनाओं से कमजोर होता है। तो राजमल, जो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपके अनुभव के आधार पे इनके पीछे क्या बड़े कारण हैं? तो मुझे अजय लगता है कि इसमें 3-4 जो कारण है वो इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। एक तो क्या है कि पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वहाँ जो साक्षरता की कमी है, डिजिटल साक्षरता की कमी है। दूसरा जो मुझे कारण लगता है कि जो भी एक ऐप का डिजाइन बनाया गया है या जो भुगतान तंत्र बनाया गया है वो वंचित वर्ग हैं, जैसे ज्यादा उम्र दराज लोग हैं या कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो हिंदी भाषा भी ठीक से नहीं जानते हैं या भाषा जिनके लिए एक बैरियर का काम करती है। ऐसे जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए जो डिजाइन है ऐप का वो उनके अनुकूल नहीं है। तीसरा जो मुझे लगता है कि जो एक शिकायत निवारण तंत्र है उसमें भी कमजोरी है। वो जितना समय लेके शिकायत को जल्दी से समाधान करना चाहिए ताकि लोगों में एक विश्वास बने, शिकायत निवारण तंत्र बहुत धीमे गति से काम करता है, तो लोगों में जो सिस्टम के प्रति विश्वास है वो कम हो रहा है और वो धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है। और चौथा, चूंकि शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरी है, तो जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, जिनको भी सिस्टम का डर होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे रोका जाएगा या मुझे सजा दी जाएगी, अब तक उस सिस्टम की जो कमियों का
फायदा वो लोग उठा रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है कि अगर मैंने कुछ किसी व्यक्ति के साथ गलत भी किया तो उसकी मुझे सजा नहीं मिलेगी। उस तरीके से उनको एक आत्मविश्वास बना रहता है। तो ये 4 कारण मुझे लगते हैं कि दिन ब दिन इस तरीके के जो वित्तीय धोखाधड़ी के जो मामले हैं खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा न तो जानकारी है लोगों में, न इसके बारे में लिखा जा रहा है, न कभी अखबारों में आ रहा है। बहुत ज़्यादातर जो मामले हैं वो शहरी क्षेत्र में जो होने वाले साइबर फ्रॉड्स हैं या अलग तरीके के जो वित्तीय फ्रॉड हैं उसके बारे में रिपोर्टिंग ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक तरह से एक वित्तीय धोखाधड़ी महामारी का जो रूप ले चुकी है उसके बारे में कम बातचीत की जा रही है, कम जानकारी है और फिर उससे जुड़ी हुई जो शिकायतें क्योंकि कम पहुंच रही है तो उनके समाधान भी बहुत कम हो रहे हैं। सही कहा। जो कई सारे फाइनेंशियल डिजिटल सॉल्यूशंस जो आज की तारीख में बनाए गए हैं वो काफ़ी अर्बन कॉन्टेक्स्ट को पूरा करते हैं और उसमें जो रूरल कस्टमर है या जो रूरल सेगमेंट है उनकी झलकी काफ़ी कम देखने को मिलती है। कई बार हम ब्लाइंड साइडेड होते हैं उन चीज़ों से क्योंकि सिस्टम इतना परिचित नहीं है कि एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में या ग्रामीण रूरल बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति की क्या परेशानियां हो सकती हैं, एक इलिटरेट इंडिविजुअल की क्या परेशानियां हो सकती हैं। वो कई बार इस तरह की टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस हैं उसमें नज़रअंदाज की जाती है या फिर इस तरह के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जाते हैं उसमें उनका ध्यान नहीं रखा जाता। और ये कमियां अभी जो फाइनेंशियल फ्रॉड हम देख रहे हैं, भले ही वो बायोमेट्रिक के थ्रू हो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स जिसका एक माध्यम है वो हों, एटीएम पे होने वाले फ्रॉड हों, यूपीआई या ओटीपीज के थ्रू होने वाले फ्रॉड हों, उनमें साफ साफ दिखता है कि एक 4 अंक के ओटीपी का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि अगर आपने गलती से वो किसी गलत व्यक्ति को बता दिया तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं जो हमें एक फाइनेंशियल फ्रॉड को समझने और उसके अराउंड डिटेल्ड इंटरवेंशंस बनाने में मददगार होंगे। जी अजय, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जो अलग अलग वित्तीय धोखाधड़ी के जो प्रकार आपने बताए वो उस रूप में हमें देखने को मिलते हैं कि लोग अलग अलग जो डिजिटल माध्यम है उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सभी डिजिटल माध्यमों में जो सुरक्षा उपाय की कमी है इस वजह से हर एक डिजिटल, चाहे यूपीआई हो, आधार इनेबल्ड सिस्टम हो, सब में लोगों ने कमियां ढूंढ ली है और उस कमी का जो इस्तेमाल है वो लोग धोखाधड़ी करने में कर रहे हैं। तो अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो जो लेन देन का जो ढांचा है वो विस्तार तो पा रहा है, लेकिन उसमें जो सुरक्षा उपाय लोगों को सुरक्षित लेन देन के लिए होने चाहिए उसकी कमी हमें साफ तौर पे दिखाई देती है। तो राजमल, इस तरह के केसेस में जब आप किसी विक्टिम से मिलते हैं जिसके साथ इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुके हैं और अलग अलग जगह पे वो गए और फिर भी उनको अगर कोई सहायता नहीं मिली और वो आखिर में शमशारती के पास आते हैं मदद की अपेक्षा लेके, तो आप क्या पैटर्न देखते हैं उन विक्टिम्स के साथ, उन केसेस के साथ? क्या रिजोल्यूशन रेट देखते हैं? क्या बर्ताव रहता है जो सरकारी तंत्र है या फिर जो बैंक्स है या फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका क्या रवैया रहता है? तो अव्वल बात तो ये है कि इस तरह का जो वित्तीय धोखाधड़ी किसी के साथ होती है तो जैसे अगर किसी के साथ हुई तो व्यक्ति उसको खुद रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता है या खुद को पता चल भी जाता है तो किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे मैं बताऊंगा कि मैं धोखाधड़ी का शिकार हुआ हूँ तो लोग मेरे को हंसी का पात्र समझेंगे, तो लोग बताते नहीं है। और जिन मामलों में उनको पता चलता है और उनको लगता है कि बताना चाहिए उसके लिए उनके पास जो उचित प्लेटफॉर्म है उसके विकल्प बहुत कम है। अभी जो लोग हमारे पास आते हैं तो ज्यादातर लोगों को अलग अलग जगह से जो सलाह मिलती है, कोई बोलता है कि आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा लो, किसी को मालूम है कि जो साइबर फ्रॉड के लिए सरकार ने
एक हेल्पलाइन जारी कर रखी है 1930, उस पे कॉल करके आप अपना केस दर्ज करवा लो। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बैंक जाइए, बैंक आपके केस को देखेगा और वो आगे फिर कुछ कार्रवाई करेगा। तो इस तरीके के जो अलग अलग विकल्प हैं लोगों के पास होते हैं, और ये जो सारे विकल्प हैं, अगर हेल्पलाइन को छोड़ दो आप, तो सारे विकल्प कहीं न कहीं उनके गांव से दूर किसी ब्लॉक हेडक्वार्टर पे या किसी शहर में शहरी केंद्र है वहां पे स्थित है। तो उनको एक तो दूर ट्रेवल करके जाना होता है, अपनी मजदूरी को भी दिन बिगाड़ने होते हैं, और उनको भी मालूम है कि एक दिन में समाधान नहीं होने वाला है। तो वो फिर आगे से अपना इंटरेस्ट खुद ही कम कर देते हैं कि मुझे लगता है कि कोई पैसा तो आने वाला नहीं, और बार बार अगर मैं अपनी मजदूरी बिगाड़ के अगर बैंक या कहीं चक्कर काटूंगा तो और उल्टा मेरी मजदूरी का नुकसान होगा। तो इस तरीके की जो चुनौतियां हैं अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हैं। हेल्पलाइन का जो उदाहरण आपने लिया, मेरा भी उसमें पर्सनल अनुभव यही रहा है कि कॉल तो करते हैं, केस भी रजिस्टर होता है, लेकिन जो समाधान का रेट है उसमें बहुत लो है, और उससे भी कई बार शिकायतकर्ता का जो विश्वास होता है, क्योंकि वो काफ़ी समय लगाकर, और हम उस शिकायतकर्ता की बात कर रहे हैं जिसके पास डिजिटल एक्सेस कम है, वो कैसे ना कैसे करके किसी संस्था के साथ या फिर किसी मित्र के साथ वो केस रजिस्टर कराता है, लेकिन जब उससे कोई समाधान नहीं होता है और वो उसमें कई दिन बिगाड़ देता है अपने, और दिन के साथ साथ उसकी मजदूरी भी बिगाड़ता है, तो फिर वो जो पूरा तंत्र है उसके ऊपर से विश्वास उठने का भी डर रहता है, और वो हम अभी हमारे फील्ड एरियाज में, हमारे काम में देखते भी हैं। इसी तंत्र में विश्वास बना रहे लोगों को, और लोगों को अलग अलग विकल्पों में भटकना नहीं पड़े, इसके लिए श्रम सारथी ने अपने स्तर पे कोशिश किया है कि कैसे वित्तीय धोखाधड़ी के जो अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक तरीके से उन कार्रवाई करने में हम लोगों की मदद कर पाए, उनके लिए मददगार साबित हो, उनका पैसा उनको जो गया है धोखाधड़ी में वापस मिल पाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि तीन स्तर पे लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। एक तो ये कि रोकथाम, क्योंकि रोकथाम ही सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए जो अलग अलग तरीके की धोखाधड़ी हो रही है उसके बारे में लिटरेचर डेवलप करते हैं, उनके ऑडियो मैसेज बनाते हैं, व्हाट्सएप संदेश बनाते हैं, और उनको हमारे जो लिटरेसी कैंपेन है उसके थ्रू चलाते हैं। हम फिजिकल कैंपेन भी करते हैं, आउटरीच करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। उसके द्वारा ये जो पूरी हमारी जानकारी हमने इकट्ठी की है, हमारे प्रैक्टिस विजडम से जो हमने इकट्ठा किया है, वो लोगों तक हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं ताकि लोग अपने आप को और ज्यादा डिजिटली अवेयर कर पाए। दूसरा, हम जो काम करते हैं, जिनके साथ धोखाधड़ी हो गई है उनके केस को हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं और उनका मीडिएशन की कोशिश करते हैं। जिसने धोखाधड़ी की उसे संपर्क करते हैं और हम संपर्क करते हैं। अगर इसमें पुलिस की मदद की जरूरत होती है तो पुलिस की मदद लेते हैं, बैंक की मदद की जरूरत हो तो उसकी बैंक की मदद लेते हैं और उस केस को समाधान की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं कि लोगों का पैसा जो हुआ है फ्रॉड वो वापस मिले। अगर वो समाधान की ओर नहीं बढ़ता है तो फिर उसको हम लोग पुलिस FIR या जो फर्दर उसमें कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उस ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो हम काम करते हैं कि ये जो सारे मामले आते हैं इनकी पैरवी करने का काम, एडवोकेसी का काम, और वो एडवोकेसी हम दोनों स्तर पे, लोकल स्तर पे बैंक और जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ में भी करते हैं, और इन्हीं मामलों को हम लोग जो राष्ट्रीय स्तर के मंच हैं जहाँ वहां पर भी जो पूरा नॉलेज इकट्ठा होता है उसको आर्टिकल में के रूप में, रिपोर्ट्स के रूप में हम लोग शेयर करते हैं। तो ये एक तरह से त्रिस्तरीय बिंदु जो है हमारे, ये ओवरऑल लोगों की मदद करने में मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से समझ सकता हूँ कि कैसे ये 3 लेवल की जो स्ट्रेटजी है श्रम सारथी की, वो कैसे कारगर सिद्ध हो रही है या फिर लोगों को हेल्प कर रही है। क्योंकि अभी जो पूरा बर्डन है डॉक्यूमेंटेशन का या फाइनेंशियल फ्रॉड को प्रूव करने का, वो कंज्यूमर के ऊपर है जी। और हो सकता है कि अर्बन या शहरी कंज्यूमर उतना पढ़ा लिखा है, उतना उसके पास एक्सेस है कि वो कर पाए, लेकिन एक ग्रामीण कंज्यूमर, स्पेशली आदिवासी समुदाय से आने वाले या पिछड़े समुदायों से आने वाले या फिर रूरल एरियाज में रहने वाले जहाँ पे इस तरह के एक्सेस की बहुत कमी है, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो भारत जैसे देश में जो इस तरह का कस्टमर बेस है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। अगर हम 5% या 10% ऑडियंस को या कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कोई ऐप बनाते हैं या कोई डिजिटल सेवा बनाते हैं
तो हमें बाकी जो बचा हुआ 80% या 70% समुदाय है उसको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की सर्विसेज डिज़ाइन होती है तो वो उन पे भी थोपी जाती है और उन्हीं के थ्रू जो हम आज देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड या अलग तरीके की दिक्कतें खड़ी होती है। अजय, जो आप तकनीकी बदलाव की बात कर रहे हैं या उस ओर जो इशारा कर रहे हैं, उसको लेके मेरे मन में भी 3-4 सुझाव आते हैं। एक तो जो भी तकनीकी बदलाव की बात हम करें तो वो इस तरह से हो कि लोग सुरक्षित रूप से अपना ट्रांजैक्शन कर पाएं। उदाहरण के लिए जो इलिटरेट लोग हैं, अगर उनके लिए लिसनिंग की या ऑडियो फैसिलिटी टेक्नोलॉजी में इनबिल्ट कर दी जाए तो वो लोग आसानी से ये सुन पाएंगे कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, कितने रुपए का पैसा जमा किया निकाला। तो कोई भी उनकी अनुपस्थिति में वो धोखाधड़ी उनके साथ नहीं कर पाएगा। दूसरा, कोई नया यूजर है उसके लिए कंपलसरी, जो फर्स्ट टाइम यूजर है उसके लिए एक सिस्टम इनेबल किया जा सकता है कि उसको एक ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा, एक छोटी ट्रेनिंग अगर नहीं दी जाएगी तब तक वो उसके लिए सिस्टम इनेबल नहीं होगा। तो उससे क्या है, उसको ओरिएंटेशन मिलने के बाद वो ज्यादा जागरूक होकर उस ट्रांजैक्शन को कर पाएगा। इसी तरीके से जो बदलाव किया जा सकता है कि जो शिकायत का जो निवारण तंत्र है, शिकायत निवारण तंत्र है, उसको थोड़ा और मजबूत किया जाए। अभी शिकायतें दर्ज होती है लेकिन उनके समाधान में काफी लंबा समय लगता है, तो लोगों में अविश्वास काफी बढ़ता है। तो शिकायत निवारण तंत्र को हम मजबूत करें। तीसरा जो एक किया जा सकता है, शिकायतें अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा दर्ज हो रही है, उसके लिए यूनिफाइड शिकायत का प्लेटफॉर्म हो तो लोगों को आसानी से अपनी शिकायतों को वो दर्ज करवा पाएंगे। और एक सुझाव मुझे लगता है कि सोशल ऑडिट से जुड़ा हुआ है कि इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें लोगों की भी नजर रहे। तो अगर सिस्टम के द्वारा उसकी सोशल ऑडिट लोगों के सामने, लोगों के लिए करवाई जाए तो इस तरह के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई अन्य कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो वो उनके पकड़े जाने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेगी, साथ साथ में इससे जुड़ी हुई जागरूकता भी आम जनता में फैले। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने जितना अच्छा काम किया है उससे आप और हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन कई जगह पे जिस एक टेम्पलेट से हम स्टार्ट होते हैं, भले ही वो किसी केवल एक समुदाय या एक क्षेत्र को ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई सर्विसेज हैं, अगर उन सर्विसेज को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में या अलग अलग स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं देखेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा कई समुदायों के लिए, कई एरियाज़ के लिए, कई तरह की कम्युनिटी या कई तरह के बेनिफिशरीज। अगर हम एक ही टेम्पलेट को अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग तरीके के समुदायों में फिट करने की कोशिश करेंगे तो यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं वो बड़ी परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को समझना और उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को डिज़ाइन करना या ऑल्टर करना बहुत बड़ी ज़रूरत है, ताकि जो ये रेस अभी जिसमें हम सभी हिस्सा हैं, जिसमें हम डिजिटल एडवांसमेंट की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज पे ऑनबोर्ड करने की बात करते हैं, उसमें और कस्टमाइज्ड सर्विसेज कंबाइंड विद डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सभी चीज़ों में संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसके फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ साथ हमें सोशल एंड कल्चरल इनोवेशंस पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। मेरे पिछले कई वर्षों के अनुभव में जो भी मैंने सीखा है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलपमेंट में फॉर अ वेरी स्पेशल कम्युनिटी जो अंडर सर्व्ड है, या फिर जो इस तरह की एरियाज से या जगहों से आते हैं जहाँ पे लिटरेसी लेवल्स बहुत लो हैं, इनकम लेवल्स बहुत लो हैं, या फिर ट्राइबल बैकग्राउंड से वो परिवार आते हैं, उनमें सोशल एंड कल्चरल इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब हम कम्युनिटी चैंपियंस का यूज़ करते हैं। तो कम्युनिटी चैंपियन कम्युनिटी में से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कम्युनिटी को बहुत अच्छे से समझता है, उनमें थोड़ा ज़्यादा फाइनेंशियली एंड डिजिटली लिटरेट भी है। हमें उनको इस सिस्टम में कैसे फिट करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, ताकि ये ट्रेन द ट्रेनर, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है ताकि ये जो स्किल सेट है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बॉटम लेयर तक पहुंच पाए। इसमें जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है
हमारे नैरेटिव को या सिस्टमेटिक माइंडसेट को शिफ्ट करने का, जहाँ पे सब कुछ एंड कस्टमर पे डाला जाता है और ये कहा जाता है कि इट्स ऑल योर फॉल्ट। कि अगर किसी ने कहीं पे और मैं बात कर रहा हूँ उस एक वृद्ध महिला की जो 70 वर्ष की है और वृद्धावस्था पेंशन अपने अकाउंट में प्राप्त करती है, और एक जगह गलत बायोमेट्रिक लगाने से उसकी पूरी वृद्धावस्था पेंशन चली जाती है। अब उस महिला पे ये पूरी जिम्मेदारी डाल देना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एथिकल नहीं है मेरी राय में। इसीलिए हमें वो नैरेटिव जो है ये आपकी फॉल्ट नहीं है, आपको सिस्टम इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से नहीं बचा पाया, उस शिफ्ट की हमें जरूरत है। जब हम वो शिफ्ट लाएंगे तो हमारे सिस्टम्स में अपने आप बदलाव आएंगे। जो हम बैलेंस की बात करते हैं वो उसमें आएंगे। जो आप बता रहे थे कि किस तरीके से एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन डिजाइन होनी चाहिए एंड कस्टमर या फिर जो लास्ट कस्टमर है उसको ध्यान में रखते हुए, वो आएंगे। कैसे हमें यूनिफाइड पोर्टल बनाना है वो तभी बनेगा जब हम उस तरह के कस्टमर्स को अपने टारगेट सेगमेंट में लाएंगे और जब उन सब की चर्चाएं टाइम टू टाइम होंगी। इसमें एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी का। और फाइनेंशियल लिटरेसी जिस लेवल पे अभी हम करते हैं उसको नेक्स्ट लेवल पे पुश करने का। अभी जब भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं हम अभी भी यही सवाल पूछते हैं हाउ टू डू वाला, जो कि आई थिंक आज के कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट तो है, बट इट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद अदर पॉइंट्स ऑल्सो, जिसमें हम है ना हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, है ना हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स विच आर टिपिकली हैपनिंग। तो इन सब चीज़ों को भी हमें उस फाइनेंशियल लिटरेसी जो नया मॉड्यूल है, जो नया लेवल है, उसमें इंक्लूड करना चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, ताकि जो अभी ये फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। थैंक यू अजय, आपने वित्तीय धोखाधड़ी के जो सामाजिक आयाम है उससे हमें अवगत करवाया। साथियों, आज की बातचीत में हमने शुरुआत जो करी वो वित्तीय धोखाधड़ी के जो अलग अलग आयाम हैं, ग्रामीण स्तर पे जिस तरीके से उसकी पहुंच है, आज की तारीख में जिस स्केल पे वो चल रहा है उसकी बात हमने करी, उसके कारणों को हमने समझने की कोशिश करी। श्रम सारथी अपने स्तर पर किस तरीके से कोशिश कर रहा है कि लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाया जा सके, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जा सके, पैरवी की जा सके, उसको हमने जानने की कोशिश की। और श्रम सारथी के अनुभवों से हमने ये भी बताने की कोशिश की कि क्या तकनीकी बदलाव किए जाए ताकि दूर दराज के जो लोग हैं, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, उन तक सुरक्षित लेन देन का जो जरिया है या सुरक्षित लेन देन वो अपने दिन प्रतिदिन में कर पाए। श्रम सारथी का ये भी स्ट्रांगली मानना है कि ग्रामीण डिजिटल ढांचे का तो विस्तार दिन प्रतिदिन होना ही चाहिए और लोगों तक उसकी जो एक्सेस है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन उससे जुड़े हुए जो सुरक्षा उपाय हैं उनको भी साथ साथ में मजबूत करना चाहिए। और जैसा कि अजय ने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से हमें अवगत करवाया है, मुझे लगता है वो तभी पूरा हो सकता है जब अलग अलग तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक्स हैं या दूसरी जो संस्थाएं हैं जो इस पूरे तंत्र से जुड़ी हुई है, उन सबको भी इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसने काफ़ी बड़ा रूप ले लिया है। और इसमें जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, स्पेशली जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, इलिटरेट या कम पढ़े लिखे हैं, जिनमें डिजिटल लिटरेसी के लेवल्स काफ़ी लो हैं, वो ज़्यादा इससे इम्पेक्टेड है। और इन सब का सामना हमें मिलके करना होगा। इसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक्स, फिनटेक कंपनी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी मेकर्स, हम सबको इसमें साथ आके काम करना होगा ताकि हम इस पे अच्छे से इफेक्टिवली सफलता प्राप्त कर सकें और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उसको एक अच्छे स्केल पे सुरक्षित तरीके से ले जा सकें, ताकि ये सभी के लिए वो सीढ़ी बने जिससे सबके जीवन में अच्छे और सकारात्मक और पॉजिटिव बदलाव हो। श्रम सारथी आप सभी के सुझाव और फीडबैक के लिए हमेशा ओपन है। आपके पास भी अगर ऐसी स्टोरीज हैं
आपके पास भी अगर ऐसे सुझाव हैं या इंटरवेंशंस हैं जो आपने अपने स्तर पे किए हों, या आप श्रमसारथी के इंटरवेंशंस के बारे में और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो श्रमसारथी से कांटेक्ट करने की डिटेल्स अभी आपकी स्क्रीन पे है। हमें बहुत खुशी होगी आपसे कनेक्ट होके और आपस में एक दूसरे से सीख के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।